चंद्रशेखर की रैली हुई, कोई कह रहा है हाथ तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उसके पैरों के बल पर नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है हम हत्या कर देंगे। अरे मूर्खो, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, जिस दिन ये बहुजन समाज जागेगा और तुम्हारा विरोध करेगा, तुम सड़कों पर नहीं चल पाओगे, इन महलों में नहीं रह पाओगे, एसी में नहीं चल पाओगे, अपने घर में ये मुड़ासा पहनकर, थोड़ी सी मूंछ रखा के, दाढ़ी रखाकर तुमको बोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा और तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुमको थाने FIR कराने नहीं जाना है। जब ये कानून को हाथ में ले सकते हैं तो हम कानून को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं। आपने देखा साथियों कि किस तरह से बाराबंकी महारैली से पहले चंद्रशेखर आजाद को खुलेआम धमकी दी जा रही थी कि बाराबंकी में हम घुसने नहीं देंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में घुसते हैं तो आएंगे अपने पैर से, लेकिन जाएंगे नहीं। अभिनव सिंह जो लगातार लाइव आकर बयानबाजी कर रहा था, धमकियां दे रहा था, लेकिन दुर्भाग्य देखिए साथियों, ये कानून व्यवस्था की, योगी सरकार की, कि खुलेआम एक सांसद को धमकी दी जा रही है। एक जनता द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि, जिसके लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं, उसकी एक आवाज़ पर पूरा भारत बंद हो जाता है। एक बार अगर वो दहाड़ लगा दे तो शायद ये मनवादी हवा में उड़ जाए, क्योंकि उसके इतने फैंस हैं कि एक बार इशारा दे दे तो शायद इनका पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद साथियों, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद संविधान का पालन करते हुए, संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए अपने जितने भी फैंस हैं उनको समझाते हैं कि आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लो। लेकिन साथियों, इसके बावजूद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे पड़ी है, कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो आने वाले 2027 में पूरी जनता चाह रही है कि सत्ता परिवर्तन हो और चंद्रशेखर आज़ाद को CM बनाया जाए। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की हर एक रैलियों में जिस तरह से जनसैलाब बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं विरोधियों की हालत तो खराब हुई है। साथ ही साथ जितने भी ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जिनको जलन है चंद्रशेखर आज़ाद से, चंद्रशेखर आज़ाद की जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पूरा बहुजन समाज तो साथी है। अब बौद्ध भिक्खु भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में आ चुके हैं। बनते करुणाकर जो एक क्रांतिकारी बनते हैं, जिनके पास लाइसेंस भी है, कुल मिलाकर उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है और वो किसी से डरते नहीं हैं, खुलेआम मनवादियों को चैलेंज देते हैं। यहाँ तक कि बनते करुणाकर ने यह भी कहा कि जो चंद्रशेखर आज़ाद को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, अरे मूर्खों, तुम्हें ये नहीं पता है कि अगर पूरा बहुजन समाज सड़क पर उतर आया तो तुम लोग का पता नहीं चलेगा। और उन्होंने एक और बात की कि जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही अंजाम होगा। अगर कोई बोली बोलता है तो उसको बोली से जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई गोली की धमकी देता है तो सीधे उसको गोली से ही जवाब दिया जाएगा। आखिर बनते करुणाकर ने और क्या कहा, पहले आप उनकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इतना रहे ध्यान सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। ये लोग जो है ये सोच रहे हैं चंद्रशेखर की रैली हुई, कोई कह रहा है हाथ तोड़ देंगे, कोई कह रहा है उसके पैरों के बल पर नहीं जाने देंगे, कोई कह रहा है हम हत्या कर देंगे। अरे मूर्खो, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, जिस दिन ये बहुजन समाज जागेगा और तुम्हारा विरोध करेगा, तुम सड़कों पर नहीं चल पाओगे, इन महलों में नहीं रह पाओगे, एसी में नहीं चल पाओगे, अपने घर में ये मुड़ासा पहनकर, थोड़ी सी मूंछ रखा के, दाढ़ी रखाकर तुमको बोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बोली का जवाब बोली से दिया जाएगा और तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब दिया जाएगा। अब मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुमको थाने FIR कराने नहीं जाना है। जब ये कानून को हाथ में ले सकते हैं तो हम कानून को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। आप तो उकसा रहे हैं ना।
यदि जुल्म को रोकना उकसाना मानती हो तुम, तो मैं ऐसे उकसाऊंगा। यदि तुम बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उसे मैं रोकता हूं, तो मैं इसमें परवाह नहीं करता। मुझे लोग बहुत बिच्छू होने के बाद कुछ भी कहते हैं, मेरे पास लाइसेंस हैं, सब हैं। ये कमजोर, गरीब, भूखे, नंगे मजदूरों से टकराते हैं। एक बार भंते करुणाकर से टकराने के आ जाओ, तुम जहां कहो वहां हम आ जाएंगे। हमारा चैलेंज है, ये हम धमकी नहीं दे रहे हैं। तुम जो बंदर घुड़की देते हो, एक बार आर पार हो जाए तो तुम जुल्म की लड़ाई लड़ रहे हो, बलात्कार करने के लिए तुम आतुर हो। हम उसको रोकने के लिए अपनी हम बाजी लगाएंगे जान की, हम अपने जीवन को आहुति करेंगे। बच्चा आज अपने उस सम्मान के लिए लड़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भंते करुणाकर ने सीधे सीधे शब्दों में ये बोल दिया कि अब बहुजन समाज चुप नहीं रहने वाला है, और उन्होंने चैलेंज भी दिया कि जो गरीबों पर वार करते हैं, एक बार भंते करुणाकर से सामना करके देखें। मैं खुले चुनौती देता हूं कि मैं उनको सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी नहीं। साथियों, आपको बता दें कि भंते करुणाकर ने अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कुछ कहा। आखिर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अखिलेश की समझ में नहीं आता है, चुट्टा उखाड़ा जा रहा है, बाल बनाए जा रहे हैं, छिड़का जा रहा है, और मंदिर पे कुर्सी धोई जा रही है, उनके मकान को धोया जा रहा है। लेकिन इस आदमी की समझ में कब आएगा? कहा जाए अखिलेश भी तो पिछड़ों के नेता हैं, यादव समाज से आते हैं। अखिला पिछड़े समाज का नेता नहीं है। पिछड़े समाज का नेता होता तो जब ये मुख्यमंत्री बने तब तक रेलम पेला यादव नहीं बने जाते। उन्हें केवल यादव दिखता है, कुशवाहा नहीं दिखता है, लोधे नहीं दिखता है, कुर्मी नहीं दिखता है, लोहार नहीं दिखता है, सुनार नहीं दिखता है। उनको एक वर्ग का व्यक्ति याद आता है। जब इनकी 7% आबादी है, 7%, और मुसलमान यहाँ पर 25% है, तो मैं जब जानूंगा कि ये मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घोषणा करेंगे। इनका चाचा मंत्री, इनका भाई मंत्री, इनके घर के लोग मंत्री। आज यादव लोगों ने भी अखिलेश की पार्टी को निकाल दिया है। हमारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो वहाँ ढोले आए, बीजेपी में डोले आए, लेकिन जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया, उन्हें 10-10 मंत्रालय दिए, दूसरे नंबर के नेता थे। जितना सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, उतना सम्मान कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। मैं फिर पुनः कहना चाहूँगा, इस देश को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार लाना चाहते हो, तो सारे बैकवर्ड के नेताओं को, सारे SC नेताओं को, सारे आदिवासियों को, सारे बहुजन समाज को आगे आना पड़ेगा। लेकिन आगे नहीं आ रहे हैं। अब तो लगातार मांग बाबा लोग कर रहे हैं। बाबा लोग बेलगाम हो गए, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। अरे ये राष्ट्र तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारी माँ के पेट में से निकला क्या? ये राष्ट्र केवल हिंदुओं का ही नहीं है, ये मुसलमानों का है, ईसाइयों का है, सिखों का है, बैकवर्ड का है, OBC का है, सब लोगों का है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु को चैलेंज दिया था कि तू एक गांव हिंदू राष्ट्र बना दे, एक गांव हिंदू बना दे। तू कहीं जाना, पूछना कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो कहेंगे यहाँ हिंदू नहीं रहता है, यहाँ ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, वैश्य रहता है, शूद्र रहता है, नाई धोबी धानो कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़ेरिया रहते हैं। यहाँ हिंदू नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती है। भंते जी, आप मायावती की बात करें, BSP पार्टी की बात करें, लेकिन UGC पे BSP पार्टी का भाई स्टैंड क्लियर नहीं है। वो पूरी UGC के साथ है, लेकिन स्टैंड इसलिए क्लियर नहीं है, वो कहती हैं जब हम सत्ता में नहीं है, सत्ता सौंप देते हो तुम बीजेपी के लोगों के साथ। 4 स्तंभ हैं सत्ता में आने के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, चारों जगह तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। तो BSP क्या करेगी, मायावती क्या करेगी? यही बैकवर्ड के लोग, कल्याण सिंह चिल्ला
चिल्ला कर कहते थे मैं राम जन्मभूमि के लिए, मैं राम जन्मभूमि को बचाने के लिए हजारों बार फांसी के तख्ते पे लटक सकता हूँ। और हमारे बजरंग दल के विनय कटियार कहते थे, उमा भारती कहती थी, जब मंदिर का उद्घाटन हुआ इनको अंदर नहीं घुसने दिया। जो वहाँ का न्यास बना है, जो बैकवर्ड के लोग मरे थे, जो तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग मरे थे, जिन लोगों ने ईंट दी थी, एक भी व्यक्ति को न्यास में, एक भी व्यक्ति को राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में नहीं लिया गया। अब इनको पता लग रहा है। ये भी बड़ा चिल्लाता था, हिंदू हिंदू, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों के द्वारा सारी कथा कराता था। जब इसकी कुर्सी को धोया गया अखिलेश की को, जब इसी के जिले में छिड़का गया, इसी के जिले में बाल काटे गए, लात मार के नीचे उतारा गया, कथा को इन्होंने अपनी बपौती जागीरदारी समझ लिया है। कथा किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। जो कुरान के बारे में जानता है वो मौलवी बन सकता है, बाइबल के बारे में जानता है पादरी बन सकता है। ये रामायण, गीता, पुराण, वेद ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये जो लोग उसको जानते हैं उनको भी नहीं पढ़ने देते हैं। जातिगत आधार पर यहाँ पर भेदभाव है। आज की लड़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़ाई है, उसी के लिए यूजीसी लाया गया था। अब यूजीसी के लिए तो तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई नहीं आने देंगे। मोदी जी भी को भी जातिगत गाली दे दी गई। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? यूजीसी का मुसलमान नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहा, सिख नहीं कर रहा, बैकवर्ड का आदमी नहीं कर रहा, आदिवासी नहीं कर रहा। ये तो तुम लोगों को सोचना चाहिए। जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो तुम्हारे हॉस्टलों में आग किसने लगाई? तुम्हारे लोगों की पिटाई किन्होंने की? हिंदू जो बनता है उसी से बड़े हिंदू ने हिंदू को पीटा। आज जितने भी जुल्म होते हैं हिंदू हिंदू को पीटता है। क्या कथा पढ़ने से कोई रोकने के लिए मुसलमान आया, ईसाई आया, बैकवर्ड आया? उसको रोकने के लिए वही लोग आए जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विज्ञान पढ़िए ना, कथा कहानी पढ़ने में क्या रखा है? विज्ञान कथा में मेरी मैथमेटिक्स पढ़िए। कथा में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद की लाश को रामस्वरूप वर्मा कहते थे ये बैकवर्ड घोड़ा है। शेड्यूल कास्ट तो अलग हो गया, सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी और मनुवादी है तो ये बैकवर्ड है। यादव है, लोधी है, कुर्मी है, ये तमाम लोग जो हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मण इनमें लात भी मार रहा है, जूते भी मार रहा है, चुट्टा भी काट रहा है, लात भी मार रहा है, फिर भी इनका वो उस मनुवाद से दूर नहीं होता है। सबसे ज्यादा जुल्म यदि करता है जब सत्ता आती है समाजवादी पार्टी की, तो वो एक जाति को छोड़कर वो शिकार बनाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को। बंदे जी पार्टी की बात नहीं है, मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ ये ब्राह्मणवाद से मनुवाद से दूर कैसे होगा, तरीका क्या है? ये सब लोग एक जगह पर आए और भगवान बुद्ध को पढ़ें, बगैर भगवान बुद्ध को अशोक को पढ़ें, ये कभी एक जगह नहीं हो सकते। इनको भगवान बुद्ध के रास्ते पर आना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भंते कौड़ाकर ने कहा कि वो जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं और कैसे उनके समाज के साथ ये आतंकवादी मानसिकता के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है। उनकी कुर्सियां तक मूत्रों द्वारा धोई जाती है, उनके समाज के लोगों की चोटियां काटी जाती है, लेकिन अखिलेश यादव को समझ में नहीं आती है। वैसे साथियों आपको बता दें कि भंते कौड़ाकर का समर्थन कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक टॉनिक के समान है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में यदि भंते कौड़ाकर आए हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चाल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में अच्छे संकेत नहीं है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद सीएम बनते हैं तो सीधा कहीं ना कहीं हिसाब लिया जा सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर मंच पर बोल दिया था कि हम वकील हैं और हम भूले नहीं हैं। जो भी हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे, सत्ता आने दीजिए। और साथियों आपने वो स्पीच सुनी थी, किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा था। पहले आप वो स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब शब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो हैं वो चंद्रशेखर पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं
कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं। मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है। और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, उसकी बार बार के हमले ने, जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता हूं। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है, और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखिए। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे हैं, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहे, और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों। संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया, और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा। लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब साड़ के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया, और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ, और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे। हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच पर हिसाब की बात की। वैसे साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की रैली में 20 से लेकर 30 लाख लोग थे। चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा भी काफी कड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद एक आतंकवादी मानसिकता का व्यक्ति, यानी जो धमकी दे रहे थे, उन्हीं का आदमी बंदूक लेकर सीधे चंद्रशेखर आजाद के मंच पर पहुंचता है। बड़ी बात यह रही साथियों कि उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस तो देखती है, उसके बाद उसको भगा देती है, लेकिन साथियों उस व्यक्ति पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। जिस तरह से वो बंदूक लेकर चंद्रशेखर आजाद के मंच पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जब उससे पूछा गया कि वह कौन है, तो अपने आप को हेड कांस्टेबल बताया, लेकिन जब उससे आईडी मांगी गई, उसके पास आईडी नहीं थी। बता दें साथियों कि साधारण भेष में पहुंचने वाला यह व्यक्ति न ही चंद्रशेखर आजाद का आदमी था, न ही ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता था, और न ही ये कोई सरकारी पद पर कार्य था। लेकिन इसके बावजूद जो इसने हिम्मत की थी, बंदूक लेकर जो पहुंचने की कोशिश की थी, अगर यह शख्स चंद्रशेखर आजाद के मंच पर पहुंचता और उसके बाद अगर कोई घटना होती तो जिम्मेदार कौन होता साथियों? तो कुल मिलाकर प्रशासन ने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन उसको जिस तरह से भगाया गया, कहीं ना कहीं
ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी थी। उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उससे पूछताछ करना चाहिए था कि आखिर कौन है, क्योंकि साथियों इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अकेला शेर गया और वहाँ पर जाकर वापस भी आ गया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो साथियों ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जितने भी आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोग हैं उनको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो सीधे उस पर टूट पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इनके हौसले बढ़ते हैं। सोचिए साथियों कि बंदूक लेकर गया और वापस आ भी गया, इसको कुछ हुआ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और पूरा सबूत है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक प्रशासन सो रही है। क्या योगी आदित्यनाथ को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक अपनी एक ऐसी पहचान बना रखे हैं जिनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ असुरक्षा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।